वेलकम टू इंटेलेक्चुअल केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग का क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था, तो आज हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ के बारे में। सॉल्यूशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो IIT का हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज राउल्ट्स लॉ, कल हम लोगों ने पढ़ा था हेनरीज लॉ, तो आज हम लोग देखेंगे राउल्ट्स लॉ। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले पढ़ेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है, उसके बाद राउल्ट्स लॉ का जनरल व्यू। देन आफ्टर वी विल सी द वेपर प्रेशर इन लिक्विड सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड सॉल्यूशन. Then after we will see the Raoult's law as a special case of Henry law, ideal solution, non-ideal solutions, and then after we will see the positive deviations from the Raoult's law and negative deviations from the Raoult's law. तो ये छोटा सा टॉपिक है, आज हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है। चलिए आइए देखते हैं पहले वेपर प्रेशर क्या होता है। So at a constant temperature, the pressure exerted by the vapor of a liquid on its surface when they are in equilibrium is known as the vapor pressure. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, किसी भी क्लोज्ड सिस्टम में हम जब कोई क्लोज्ड कंटेनर लेते हैं और उसके अंदर कोई सॉल्वेंट भर के हम उसको इवापोरेट करने को छोड़ देते हैं, तो उस इवापोरेशन के बाद जो भी मॉलिक्यूल ऊपर हमारा प्रेजेंट होता है और वो उस सरफेस पे कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, वही हमारा क्या होता है, वेपर प्रेशर। क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स किस में होते हैं, वेपर फेज़ में, और वही वेपर फेज़ उस सॉल्वेंट के सरफेस पे कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, वही हमारा क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं व्हाट इज़ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ इसके बारे में क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स of a solution at a constant temperature is equal to the vapor pressure of the pure constituent multiplied by the mole fraction of that constituent in the solution. ये क्या कह रहे हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट या एनी वोलाटाइल सबस्ट्रेट का जो होता है, वो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहने वाले उसके जो मोल फ्रैक्शन है उसका मल्टीप्लाई करते हैं हम, जो उसका वेपर प्रेशर होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट में उसका कितना वेपर प्रेशर होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको मिलता है पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो ये जनरली हमारा राउल्ट्स लॉ है कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू द पी नॉट, देखिए पार्शियल प्रेशर इन वेपर फेज इन प्योर स्टेट इन टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक, आइए तो पहला कंडीशन है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है, जब लिक्विड सॉलिड होता है, सॉल्यूट होता है, और अनदर लिक्विड हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, लेट अस कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलाटाइल लिक्विड्स and denotes the two components 1 and 2. 1 will be here solute and 2 will be the solvent. Okay, when taken in a closed vessel, both the components evaporate and eventually an equilibrium will be established between the vapor phase and liquid phase. जब किसी क्लोज्ड कंटेनर में उसको रखा जाता है तो वहाँ पे जनरली वहाँ पे इवापोरेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है और हमको एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड होकर मिलता है। किसके बीच में, वेपर फेज और लिक्विड फेज के बीच में एक इक्विलिब्रियम हो जाता है, मतलब कि रेट ऑफ इवापोरेशन एंड रेट ऑफ डिसोल्यूशन सेम हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, नाउ लेट अस द टोटल वेपर प्रेशर एट दिस स्टेज विल बी द पी टोटल एंड P1 एंड P2 बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द टू कंपोनेंट्स 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, टोटल प्रेशर वहाँ पे जो हमारा होगा वो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मिला के होगा, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे पी टोटल से, और P1 और P2, P1 हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट 1 और P2 हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट 2 का पार्शियल वेपर प्रेशर है। ठीक है, चलिए ऑल्सो लेट्स द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स 1 and 2 आर x1 एंड x2 रेस्पेक्टिवली। पहले और दूसरे कंपोनेंट का जो हमारा मोल फ्रैक्शन है वो क्या है, x1 और x2। ठीक, thus according to the Raoult's law, P1 is directly proportional to the x1, means partial pressure of component 1 is directly proportional to the mole fraction of that component. ठीक है, अब जब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो यहाँ पे हम P1 नॉट इंट्रोड्यूस करते हैं,
जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1। कंपोनेंट 1 का जो प्योर स्टेट में होता है उस समय जो उसका वेपर प्रेशर होता है वो हमारा यहाँ पे P1 नॉट रिप्रेजेंट करता है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिमिलरली फॉर द कंपोनेंट 2 P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू X2। ठीक, यहाँ पे P2 नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2। आई बात समझ में? नाउ अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, the total pressure P total over the solution phase in the container will be the sum of the partial pressure of components of the solution and is given as P total is equal to P1 plus P2। यहाँ पे हम पहले ही बात कर चुके हैं। टोटल वेपर प्रेशर क्या होता है उस सील्ड कंटेनर में, क्लोज्ड कंटेनर में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट वोलाटाइल हैं उनके जो भी वेपर प्रेशर होंगे कंपोनेंट के, उन दोनों को ऐड करने पे हमको क्या मिल जाएगा, टोटल प्रेशर मिल जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर। आई बात समझ में? चलिए नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ P1 एंड P2, नाउ देन वी विल गेट, सो P1 की वैल्यू क्या है, X1 इंटू P1 नॉट, और P2 की वैल्यू क्या है, X2 इंटू P2 नॉट। तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे, हमको क्या मिल जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर। आई बात समझ में? चलिए अब हम यहाँ पे इंटर कन्वर्जन करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन क्या होता है, 1। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन होता क्या है, जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उन दोनों का कितना मोल है उसको मिला के जो टोटल होता है उसको बोलते हैं मोल, टोटल मोल। और एक कॉन्स्टिट्यूएंट का उसका रेशियो निकालते हैं तो वो होता है हमारा मोल फ्रैक्शन। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ओनली 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन X1 को लिखते हैं, X1 विल बी द 1 माइनस X2। ठीक है, तो X1 की जगह पे हम 1 माइनस X2 को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो हमको क्या मिलता है, P टोटल इज इक्वल टू 1 माइनस X2 इंटू P1 नॉट प्लस X2 इंटू P2 नॉट। ठीक है, अब हम यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 नॉट X2 प्लस P2 नॉट X2। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम X2 को कॉमन ले लेते हैं, इस अगले पॉइंट में X2 को कॉमन ले लेंगे तो हमको इक्वेशन क्या मिलती है, P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू X2, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। ठीक है, आई बात समझ में? तो 2 हम लोगों ने सॉल्वेंट लिया हुआ है तो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। आई बात समझ में? अब हम एक प्लॉट करते हैं दोनों कंपोनेंट को, जिसको हम वेपर प्रेशर में और मोल फ्रैक्शन में हम वहाँ पे क्या करते हैं, एक प्लॉट करते हैं, एक डायग्राम प्लॉट करते हैं यहाँ पे। तो क्या मिलता है हमको, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में लेते हैं तो प्रेशर, पार्शियल प्रेशर 2 हमको स्ट्रेट लाइन मिलता है। वहीं अगर हम P1 लेते हैं तो वो भी हमको क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलती है। और इन दोनों को जो P टोटल मिलता है हमारा P1 नॉट प्लस P2 नॉट को जो हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाता है, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक है, तो X1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे X1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो 0 से लेके 1 तक स्टार्ट होगा, और X2 हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा था 0 से लेके 1 तक हमारा यहाँ पे मैक्सिमम हमारा यहाँ पे ये मिलेगा। ठीक है, आई बात समझ में? ये हमारा प्लॉट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द इक्वेशन। जो हमने ऊपर इक्वेशन नंबर 5 लिखा है, P टोटल इज इक्वल टू, क्या लिखा है, P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू X2। ये हमारा क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 5 है। ठीक, उससे हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं वो देखिए। टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। ठीक है, एनी वन कंपोनेंट मतलब मैंने यहाँ पे सॉल्वेंट से कोरिलेट किया है, आप वहाँ पे X1 की जगह पे X2 को कोरिलेट कर सकते हैं। तो X1 से दैट मीन्स इट विल बी नाउ कोरिलेट विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, इसीलिए बोला गया यहाँ पे वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट, क्योंकि एक टाइम में एक ही का मोल फ्रैक्शन हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उस इक्वेशन में, तो वहाँ पे किसी भी एक के मोल फ्रैक्शन से कोरिलेट हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। कंपोनेंट 2 के साथ लीनियरली वेरी करेगा। ठीक है, सॉल्वेंट के साथ। Depending on the vapor pressure of the pure component 1 and 2, the total vapor pressure over the solution decreases or increases with the increase of the mole fraction of the component 1। ठीक है,
यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टोटल वेपर प्रेशर क्या होता है जब हमारा कंपोनेंट 1 मीन्स सॉल्यूट की बात करते हैं, ये भी लिक्विड फेज में है और ये भी इवापोरेट हो रहा है, तो टोटल वेपर प्रेशर हमारा बढ़ा रहेगा। ठीक है, जैसे हमारा सॉल्यूट 1 कम कर देते हैं, ये नॉन वोलेटाइल हो जाता है, तो टोटल वेपर प्रेशर हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट जितना इवापोरेट होना था वो तो उतना ही हो रहा है, लेकिन सॉल्यूट की वॉल्यूम कम हो जा रही है, उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे। तो डायरेक्टली ये डिपेंड करता है कंपोनेंट 1 के ऊपर, दैट मीन्स सॉल्यूट के ऊपर, कि वो वोलेटाइल है नहीं है या कितना वोलेटाइल है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आई बात समझ में। फ्रॉम द प्लॉट द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन ऑफ इज डिटरमाइंड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वेपर फोर्स का जो कंपोजिशन है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हम निकालेंगे सॉल्यूशन का, वो किस पे डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है। ठीक, if y1 and y2 are the mole fraction of the component 1 and 2 respectively in the vapor phase, then using the Dalton's law of the partial pressure, यहाँ पे क्या होगा, P1 means partial pressure of the component 1 is equal to mole fraction of component 1 into the total pressure। ठीक है, टोटल प्रेशर में हम मोल फ्रैक्शन ऑफ जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो इक्वेशन हमको क्या देगा, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट्स का पार्शियल प्रेशर। उसी तरह से P2 का जब हम पार्शियल प्रेशर निकालेंगे, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 मल्टीप्लाइड बाय P टोटल विल गिव यू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2। इन जनरल Pi इज इक्वल टू Yi इंटू P टोटल, मतलब किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन अगर हम टोटल वेपर प्रेशर में करते हैं तो हमको उसी कंपोनेंट का क्या दे देगा, पार्शियल प्रेशर। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, राउल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ द हेनरीज लॉ। क्यों कह रहे हैं भाई, राउल्स लॉ हमारा हेनरी लॉ का स्पेशल केस है, उसको हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं। आइए देखते हैं, according to the Raoult's law, the vapor pressure of a volatile component in a given solution is given by Pi into Xi into Pi। ठीक है, ये क्या दे रहा है हमारा Raoult's law। ठीक है, in the solution of a gas, the liquid of one component is so volatile that it exists as a gas, and we have already seen that the solubility is given by Henry's law is equal to P into Kh into X। मतलब पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू द हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, आई बात समझ में। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, राउल्ट्स लॉ इक्वेशन और हेनरीज लॉ इक्वेशन की बातें कर रहे हैं। इसको हम एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। आइए देखते हैं, इफ़ वी कंपेयर द इक्वेशंस ऑफ द राउल्ट्स लॉ एंड हेनरीज लॉ, it can be seen that the partial pressure of the volatile component or a gas is directly proportional to the mole fraction in the solution। उस गैस का कितना मोल फ्रैक्शन उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इस पर डिपेंड करता है उसका पार्शियल प्रेशर। आई बात समझ में। Only the proportionality constant Kh differs from the P1 naught, thus the Raoult's law become a special case of the Henry's law in which Kh becomes equal to the P1 naught। मतलब कि हेनरीज लॉ का स्पेशल केस बन रहा है हमारा क्या, राउल्ट्स लॉ, क्योंकि किसी भी गैस का जो सॉल्युबिलिटी हम दे रहे हैं वहाँ पे हेनरीज लॉ कांस्टेंट के द्वारा Kh, उसको हम कोरिलेट कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी से, कि Kh जितना बड़ा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। दैट मीन्स इट इज़ डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट गैस विच हैज़ बीन गिवन बाय द हेनरीज लॉ। अब अगर हम कंपेयर करते हैं हेनरीज लॉ को राउल्ट्स लॉ से, तो सेम प्रोसीजर है, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मीन्स एनी गैस। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, हेनरीज लॉ का Kh दैट इज हेनरी लॉ कांस्टेंट, वो किसके बराबर हो जाता है हमारा, पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट, दैट इज P1 नॉट। तो यहाँ पे इस तरह से हम बोल सकते हैं कि राउल्ट्स लॉ इज़ अ स्पेशल केस ऑफ द हेनरीज लॉ। ओके, आई बात समझ में। आइए नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। ठीक, जब किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिजोल्व किया जाता है तो वहाँ पे जो वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा। तो फिगर देखिए, यहाँ पे एक प्योर सॉल्यूएंट रखा हुआ है, तो यहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे और सारे के सारे मॉलिक्यूल किसके होंगे इन वेपर फेज में, ओनली द सॉल्वेंट। आई बात समझ में। और जैसे हम किसी सॉल्यूट को इसमें डिज़ोल्व करते हैं तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा तो सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट हमारा क्या होता है, नॉन वोलाटाइल।
ठीक है। तो इसमें हमने 1 मोल सॉल्वेंट लिया है, 1 मोल सॉल्यूट लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू कलर से जो गोले भरे गए हैं वो सॉल्वेंट हैं, और जो ग्रीन कलर से भरे गए हैं वो क्या हैं, हमारे सॉल्यूट हैं। ठीक, सारे के सारे सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्यूशन फेज़ में ही अवेलेबल होंगे, वो ऊपर वेपर फेज़ में नहीं जाएंगे। ठीक, आइए देखते हैं, हमने फिगर देख लिया, आइए समझते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ द सॉलिड्स डिजॉल्व इन लिक्विड, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, यूरिया इन द वाटर। सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ these solutions आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इन द प्योर स्टेट। तो प्योर स्टेट में इनकी जो क्वालिटी है वहाँ से थोड़ा डिफरेंट होगा हमारा जब ये सॉल्यूशन फेज़ में जाते हैं। ठीक, आई बात समझ में। चलिए आइए देखते हैं हम इसको, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। इन अ प्योर लिक्विड द इंटायर सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड्स। जब प्योर सॉल्वेंट लेते हैं तो उसका जो सरफेस है वो पूरा का पूरा सरफेस हमारा ऑक्यूपाई किया जाता है केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से, जब वो प्योर स्टेट में है। इफ़ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट to give a solution, the vapor phase of the solution is solely from the solvent alone। तो वहाँ पे जब हम किसी सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो सरफेस तो हमारा ऑक्यूपाई होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बोथ टुगेदर, लेकिन वेपर फेज़ की बात करते हैं तो वेपर फेज़ में केवल और केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दिस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन at a given temperature is lower than the vapor pressure of the pure solvent at the same temperature। प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो हमारे जिस सॉल्यूशन फेज़ के सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि उस वेपर फेज़ में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, क्योंकि सारे के सारे सरफेस कवर होते हैं किसके द्वारा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से। तो जाहिर सी बात है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और जो सॉल्यूशन होगा जिसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है वहाँ पे उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, लोअर होगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन द सॉल्यूशन द सरफेस हैज़ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, देयर बाय द फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस इज कवर्ड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स गेट्स रिड्यूस्ड। सॉल्यूट प्रेजेंट होने की वजह से सॉल्वेंट जो टोटल सरफेस एरिया कवर्ड कर रहा था उसका थोड़ा फ्रैक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होगा। कॉन्सिक्वेंटली द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल escaping फ्रॉम द सरफेस इज करस्पॉन्डिंग रिड्यूस्ड, दस द वेपर प्रेशर इज ऑल्सो रिड्यूस्ड। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि वेपर प्रेशर कम हो रहा है, तो क्यों कम हो रहा है, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ एरिया कम हो रहा है ड्यू टू सॉल्यूट मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूट मॉलिक्यूल की वजह से जो एरिया कम हो रहा है उसकी वजह से स्केपिंग टेंडेंसी जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का है वो भी कम हो रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल वेपर प्रेशर भी रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक, आई बात समझ में। चलिए, द डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। अब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ना कि उसके नेचर पे। ठीक है, कितने क्वांटिटी में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें ऐड किया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल होगा वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। ठीक है, और उसके नेचर पे कोई डिपेंडेंस नहीं होगी कि उसका नेचर कैसा है, डिसोसिएट हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है, कोएगुलेट हो रहा है, डजेंट मैटर। ठीक है, राउल्ट्स लॉ इन जनरल फॉर्म can be stated as the for any solution the partial vapor pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to its mole fraction। ठीक है, तो वेपर प्रेशर जो हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं वो किसी भी वोलाटाइल कंपोनेंट का जो कि उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब कि वो डायरेक्टली डिपेंड किस पे करता है, उसके मोल फ्रैक्शन पे जितने उस कंपोनेंट के प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये हमारा जनरली राउल्ट्स लॉ के द्वारा कहा जाता है। ठीक, कह रहा है इन बाइनरी सॉल्यूशन लेट्स डिनोट द सॉल्वेंट बाय 1 सॉल्यूट बाय 2, x1 विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, p1 विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, p1 नॉट विल बी द वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट। अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ P1 is directly proportional to the x1 and the P1 is equal to P1 naught into x1। ठीक है, ये हमारा राउल्ट्स लॉ है, किसमें,
सॉलिड इन अ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन फेज, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूट हमारा वेपर फेज में जाएगा नहीं, तो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है ये केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का है। तो यहाँ पे हमको प्योर वेपर प्रेशर मिलता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दैट इज द मैक्सिमम वेपर प्रेशर। तो x1 इज़ यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा 1 तक जाएंगे मैक्सिमम प्रेशर तक। तो हमने प्लॉट किया हुआ है वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट वर्सेस में करके इसको हमने प्लॉट किया है, ठीक। चलिए आइए अब देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन विच ओबेज द राउल्स लॉ एग्जैक्टली एट ऑल कंसंट्रेशन एंड एट ऑल टेम्परेचर इज कॉल्ड एन आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या हुआ, किसी भी सभी टेम्परेचर और सभी कॉन्सेंट्रेशन पे जब कोई भी सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करता है, उसको ओबे करता है, तो हम उस सॉल्यूशन को बोल देते हैं आइडियल सॉल्यूशन। जनरली आइडियल सॉल्यूशन बनाना या आइडियल सॉल्यूशन को तैयार करना बहुत रेयर हो पाता है, यू कैन से दैट नियरली इम्पॉसिबल, ठीक है। बट कभी कभी हम नियर टू आइडियल प्रिपेयर करते हैं, वो हमारे एग्जाम्पल देखेंगे। सो एन आइडियल सॉल्यूशन पजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। क्या कैरेक्टरिस्टिक है? वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग शुड बी ज़ीरो। दैट मीन्स जब हम दो सॉल्यूशन को मिलाते हैं वहाँ पे कोई भी वॉल्यूम में चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब कि वॉल्यूम घट गया या बढ़ गया ऐसा नहीं होना चाहिए। डेल्टा वी मिक्स शुड बी ज़ीरो, दैट मस्ट बी ज़ीरो, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट विल बी ज़ीरो, ठीक है। दोनों को मिलाने पे कोई भी चेंज वॉल्यूम में नहीं होना चाहिए। इसी तरह से देयर इज़ ए हीट चेंज ऑन मिक्सिंग शुड बी ज़ीरो है। मिक्स करने पे ना तो हीट इवॉल्व होनी चाहिए ना तो हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए, तब जाके हम बोलते हैं ये हमारा एक आइडियल सॉल्यूशन तैयार होता है। सो डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, हीट इज़ नाइदर एब्जॉर्ब नॉर इवॉल्व, ठीक। आई बात समझ में? देयर शुड बी नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं होनी चाहिए। सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स शुड नॉट डिसोशिएट इन द आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में कोई भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल डिसोशिएट नहीं होना चाहिए, मतलब अगर हम पानी में NaCl मिला देते हैं इट इज़ नॉट द आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि NaCl टूट जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट इज द सॉल्यूट मॉलिक्यूल शुड नॉट एसोसिएट इन द आइडियल सॉल्यूशन। आपस में जुड़ना भी नहीं चाहिए। आइडियल सॉल्यूशन मस्ट ओबे द राउल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन। हर कंसंट्रेशन पे किसी भी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन हम प्रिपेयर कर लें उसको राउल्स लॉ को ओबे करना ही करना है, तभी जाके वो क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल बेंजीन एंड टोल्यून को जब मिलाते हैं इट इज़ नियर टू आइडियल सॉल्यूशन। एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन, CCl4 एंड SiCl4, ये सब क्या है, आइडियल सॉल्यूशन एग्जांपल हैं। बट अ परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन इज़ रेयर, बट दीज सॉल्यूशंस आर नियरली आइडियल इन बिहेवियर। नियर बिहेव करते हैं इसलिए एज अ आइडियल सॉल्यूशन एज एग्जांपल हम यहाँ पे इसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। दो सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे द राउल्स लॉ आर कॉल्ड द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो कि राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। ये तो हमेशा मिल जाते हैं। फॉर सच सॉल्यूशंस P1 इज़ नॉट इज इक्वल टू द P1 नॉट इंटू X1। ये सीधे सीधे राउल्स लॉ को नकार रहे हैं कि हम उनको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर किसी भी कंपोनेंट के लिए हम ले लें, ठीक। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड व्हेन द कंपोनेंट्स डिफर मच इन देयर सॉल्यूशन एंड पोलैरिटी, ठीक है। जब उनके स्ट्रक्चर और पोलैरिटी में बहुत सारा डिफरेंस हो जाता है तब वो हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है। जनरली ये किसी को भी मिला देते हैं तो वहाँ पे हमको नॉन आइडियल सॉल्यूशन मिल जाता है, क्योंकि नॉन आइडियल जो कंडीशन है ना तो हीट इवॉल्व होनी चाहिए ना एब्जॉर्ब होनी चाहिए, उसको फॉलो नहीं करना है। तो यहाँ पे हीट इवॉल्व भी होगा, हीट एब्जॉर्ब भी होगा, कुछ भी हो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड व्हेन द कंपोनेंट डिफर मच इन देयर स्ट्रक्चर्स एंड पोलैरिटीज। सो डेल्टा एच मिक्स नॉट शुड बी जीरो एंड डेल्टा वी मिक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो। मतलब बढ़ भी सकता है घट भी सकता है वॉल्यूम, हीट एब्जॉर्ब भी हो सकता है, हीट इवॉल्व भी हो सकता है। तो यहाँ पे सीधे सीधे आइडियल कंडीशन को फॉलो नहीं करना है, तो आप मिलाइए जो चीज़ चाहे मिलाइए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ। मतलब बढ़ेगा तो पॉजिटिव डेविएशन, घटेगा तो नेगेटिव डेविएशन। आइए देखते हैं डेविएशंस। सो पहला है हमारा यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ।
So this deviation is shown when the forces of attraction between the AB molecules are less than those forces in the attraction between the AA and BB molecules in two liquid forming the solution. मतलब दो लिक्विड जो AA हैं और BB हैं, A और B मिल के एक सोल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पे इंट्रामोलिकुलर जो फोर्स लग रहा है AA के बीच में, BB के बीच में, ये बड़ा होता है किससे? जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है जो कि ए और बी के बीच में लगना है उससे बड़ा होता है। मतलब ए बी का फोर्स कम होता है ए या बी बी से। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इनडायरेक्ट हम इन जनरल बोल सकते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वीक होता है, लोअर होता है किससे? इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, P1 इज़ ग्रेटर दैन द P1 नॉट X1 एंड P2 इज़ ग्रेटर दैन P2 नॉट X2। ठीक, ये हमारा सीधे सीधे नॉन आइडियल कंडीशन राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में। ठीक है, सॉल्यूट ऑन सॉल्वेंट का 0 1 1 0 से स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए बट इससे ऊपर होकर जा रहा है, कर्व लाइन मिल रहा है। ये भी स्ट्रेट लाइन बट इट इज़ कर्व लाइन। तो डॉटेड मतलब कि ऐसा हमको मिलना चाहिए, लेकिन मिल कैसा रहा है, ब्लैक सॉलिड लाइन मिल रहा है हमको। तो ये एक तरह से हमारा पॉजिटिव डेविएशन है जो कि हमको ओवर में मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब इसकी कंडीशंस देख, कुछ क्राइटेरिया देख लेते हैं। द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी ग्रेटर दैन द करस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड इन द केस ऑफ द आइडियल एंड आइडियल सॉल्यूशन ऑफ सेम कंपोजिशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है वो ज़्यादा मिलता है किससे? जो हम आइडियल सॉल्यूशन में एक्सपेक्ट करते हैं उस वेपर प्रेशर से ज़्यादा वेपर प्रेशर मिलता है, जिसको बोलते हैं हम पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ। सो पी टोटल इज़ ग्रेटर दैन द P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2। ठीक है, दोनों कंपोनेंट के जो पार्शियल प्रेशर हैं इनसे ज़्यादा प्रेशर मिलता, तो यहाँ पे बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ। सो डेल्टा H मिक्स विल बी ग्रेटर दैन 0, दैट मीन्स इंडोथर्मिक डिसोल्यूशन, सॉल्यूट डिजॉल्व होगा तो उसको और हीट चाहिए, सो हीट इज़ एब्जॉर्बिंग। डेल्टा V मिक्स इज ग्रेटर दैन 0, दैट मीन्स वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड आफ्टर डिसोल्यूशन। मतलब जब हम मिलाते हैं या सॉल्यूट डिजॉल्व होता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, A एंड B एस्केप्स इजीली शोइंग द हायर वेपर प्रेशर दैन द करस्पॉन्डिंग वैल्यू। मतलब A और B दोनों एस्केप कर रहे हैं, दोनों इवापोरेट हो रहे हैं, दोनों वॉलेटाइल हैं, तो वहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्यूट भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा उस वेपर प्रेशर में, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे टोटल प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में? आइए एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका। इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन, वाटर एंड मिथेनॉल, एसीटोन एंड CH2, CCl4 एंड टोल्यूइन, एसीटोन एंड बेंजीन, एसीटोन एंड इथेनॉल, वाटर एंड इथेनॉल, CCl4 एंड CHCl3। ये एग्जाम में एज सच एग्जाम्पल पूछ देता है, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या नेगेटिव डेविएशन। तो दीज एग्जाम्पल आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जहाँ तक हो सके याद रखिए, क्योंकि नीट में IIT JEE में एज सच एग्जाम्पल पूछता है। फॉर एग्जाम्पल एसीटोन प्लस इथेनॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच कंडीशंस, मतलब कि वहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा, आइडियल कंडीशन होगा, तो आपको एक चूज़ करना है। तो ये पॉजिटिव डेविएशन एग्जाम्पल है, आप सीधे पॉजिटिव डेविएशन में क्लिक करेंगे, सही आंसर 4 नंबर। ठीक, चलिए तो एग्जाम्पल याद रखना है हर एक चीज़ का, हर एक पॉइंट्स का। आइए अब देखते हैं नेगेटिव डेविएशन, ये क्या होता है। इन दीज सॉल्यूशंस द A और B इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन जो होता है स्ट्रॉन्गर दैन द AA मतलब इंट्रामोलिकुलर एंड BB इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन प्रेजेंट इन द टू लिक्विड्स फॉर्मिंग द सॉल्यूशन। दो लिक्विड जो सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे A और B के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है दैन द इंट्रामोलिकुलर फोर्स बिटवीन AA एंड BB। ठीक है, चलिए फॉर द सॉल्यूशन शोइंग द नेगेटिव डेविएशन P1 इज लेस देन द P1 नॉट X1 एंड P2 इज लेस देन द P2 नॉट X2। सो टोटल प्रेशर विल बी द लेसर देन द P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2। यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूट इवापोरेट नहीं करेगा एट ऑल, तो वहाँ पे क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे प्लॉट देखेंगे आप तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, लेकिन उससे कम प्रेशर मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन प्रेशर कम मिल रहा है, दैट मीन्स इट इज शोइंग द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या कंडीशंस आती हैं, डेल्टा H मिक्स विल बी द
माइनस में होगा डेल्टा एच मिक्स लेस देन 0, दैट मीन्स एक्सोथर्मिक डिजोल्यूशन, जब सॉल्यूट डिजॉल्व होता है तो वहाँ पे हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। डेल्टा वी मिक्स इज लेस देन 0 मीन्स वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग ड्यूरिंग द डिजोल्यूशन, जबकि सॉल्यूट डिजॉल्व करते हैं टोटल सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। escaping tendency of both components A and B is lower, showing that the lower vapor pressure than the expected ideally. escaping tendency कम हो जाता है दोनों कंपोनेंट का, तो वहाँ पे क्या होगा कि वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, जितना कि हम आइडियल में एक्सपेक्ट कर रहे थे वहाँ से कम मिलता है, तो इसको बोलते हैं हम नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ। ओके, नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल. Example is acetone with the chloroform, water with the HCl, water with HNO3, water plus HCl, CHCl3 and benzene, chloroform benzene, nitric acid और chloroform, मिथेनॉल और एस्टिक एसिड, मिथेनॉल प्लस हमारा डाइथाइल ईथर, एस्टिक एसिड एंड पिरिडीन। ये सब एग्जाम्पल हमारे किसके हैं? नॉन आइडियल सोल्यूशन में निगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ. सो वी मस्ट हैव टू रिमेंबर दीज एग्जाम्पल बिकॉज एज सच एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं और सिंपल सा है, एग्जाम्पल में याद रहेगा विद इन सेकेंड. आप इसको टिक करके आगे निकल जाएंगे, टाइम का बचत होगा. तो एग्जाम्पल को ध्यान में रखना है, एग्जाम्पल को याद रखना है, तो क्वेश्चंस आसानी से निकल जाएंगे. ठीक है, चलिए आज की वीडियो में हमारा इतना ही था. नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ, कुछ नई चीज़ें जानेंगे. तब तक के लिए वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. और एक बात, आपका कोई क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो, आप टेलीग्राम ग्रुप हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको ज्वाइन करें, अपने क्वेश्चंस को वहाँ कीजिए, हम उसका आंसर करेंगे. ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हैव अ नाइस डे.